हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ पूरी वीडियो देख लेना। इस वीडियो में हम पहले बात कर लेंगे कि आखिर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस क्वेश्चन में क्या लिखना है, ये बातें कर लेंगे। इसके अलावा जो लास्ट में हम बात करेंगे वो ये है कि जो चैप्टर 2 आपका छूट गया है, मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, या दूसरे जो चैप्टर्स हैं चैप्टर 8 या 9 जो मैंने आपको नहीं कराया, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखना। सॉरी, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पहला है कि आप मानवाधिकारों के से क्या समझते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के महत्व पर चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट सबसे पहली बात आती है कि आखिर इसमें लिखना क्या है। देखो दोस्तों, इसके लिए जो मैंने आपका ह्यूमन राइट्स का जो चैप्टर 1 पढ़ा है वो पूरी तरह इनफ है। देखो, आप मानवाधिकारों से क्या समझते हैं, क्या है मानवाधिकार, इसको पूरी बहुत अच्छे से डिटेल में इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। जो फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन राइट्स का पूरी तरह बताया है। अब इसके बाद थोड़ी सी कन्फ्यूज़न यहाँ पर आती है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन यानी कि सार्वभौमिक घोषणा के महत्व की चर्चा कीजिए, ये क्या है। देखो, चैप्टर 1 में ही मैंने आपको जो सार्वभौमिक घोषणाएं इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो थोड़ा बहुत आपके लिए इनफ होगा। अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा है तो उसमें आपने एक टॉपिक देखा होगा संयुक्त राष्ट्र संघ और मानवाधिकार का, या जो अधिकारों की 3 पीढ़ियां मैंने पढ़ाई थी। उससे पहले जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने आपको सार्वभौमिक घोषणा के महत्व के बारे में बताया है। सार्वभौमिक घोषणा क्या थी? देखो, 1948 में यूएन में सार्वभौमिक घोषणा की गई थी मानव अधिकारों की, मतलब पूरे विश्व में मानवाधिकारों को स्वीकार किया गया था। तो ये चीज़ आप फर्स्ट वीडियो से पहली जो वीडियो है उससे पहला क्वेश्चन पूरी तरह हो जाएगा। जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है वो चैप्टर 2 में भी आपको पढ़ाया गया है, बट चैप्टर 2 में इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। और चैप्टर 2 मैंने कराया भी नहीं, और चैप्टर 1 ही जब आपके लिए इनफ है तो आप चैप्टर 2 पर क्यों जाओगे। तो चैप्टर 1 से ही आपका ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब आती है बात सेकंड क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट होने के साथ ही साथ क्या है, इजी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकारों की संवैधानिक स्थिति की तुलना कीजिए। मतलब दोनों ही देशों में क्या क्या मानवाधिकार अपने अपने नागरिकों को दिए गए, ये आपको बताना है। मानवाधिकार क्या क्या है, मेन जो असली अधिकार दिए गए हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के बारे में आपको पूरी तरह पता है। इसके लिए मैंने चैप्टर 3 आपको पढ़ाया है पूरी तरह। जो चैप्टर 3 है वो, उसमें आपको जितनी भी बातें हैं वो इसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी। आप चैप्टर 3 को आप जब पढ़ लेंगे तो पूरी तरह ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़े से जो लाइनें होती हैं उन्हें याद रखना, अधिकारों को याद रखना, ताकि आप लिख सकें यहाँ पर। तो इसमें मौलिक अधिकार याद रखना, मौलिक अधिकार से थोड़ा याद आ जाएगा कि भारत में जो भी मौलिक अधिकार हैं वो सारे, और जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर भी कई सारे अधिकार दिए गए हैं वहाँ के नागरिकों को। तो दोनों ही की तुलना करनी। तुलना का मतलब कि दोनों ही देशों के बारे में यहाँ आपको बताना है। ये नहीं कि आप एक टेबल बनाएंगे और यहाँ एक तरफ लिखेंगे अफ्रीका, एक तरफ भारत, ऐसा नहीं करना। पहले आप भारत को बता दीजिए, फिर आप दक्षिण अफ्रीका के बारे में बता दीजिए कि वहाँ पर संविधान में क्या क्या अधिकार वहाँ के नागरिकों को मिले हुए हैं। अब आता है क्वेश्चन, आतंकवाद क्या है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में इसके विभिन्न रूपों का विश्लेषण कीजिए। देखो, आतंकवाद क्या है, जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा है उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा कि आतंकवाद क्या है, या फिर आतंकवाद क्या है इसके बारे में आपने ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी, अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और वैसे भी आप थोड़ा बहुत इसे लिख देंगे कि आतंकवाद क्या है, ठीक है। बट यहाँ पर अब बात आती है कि भारत में इसके विभिन्न रूपों का विश्लेषण कीजिए, ये क्या है। देखो दोस्तों, भारत में ना अलग से मैंने जो वीडियो बनाई थी आतंकवाद के ऊपर, मैंने यहाँ पर ह्यूमन राइट्स में, उसी में मैंने आपको भारत के कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ें पढ़ाई। तो अब भारत वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आप इसमें लिख दोगे। जितनी भी चीज़ें हैं भारत के बारे में वो सारी आप लिख दोगे। वीडियो में जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं। देखो, मेनली यहाँ पर पूछा गया है कि देखो, भारत में खालिस्तानी आतंकवादी भी हैं, मतलब पंजाब में भी टेररिज्म देखने को मिलता है, जो कि पंजाब की स्वतंत्रता की मांग करते हैं। कश्मीर में देखने को मिलता है, कश्मीर में टेररिज्म देखने को मिलता है, जो कि कश्मीर की स्वतंत्रता की बात की जाती है उनके द्वारा। हमें नक्सलवादी देखने को मिलते हैं भारत में। छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग हो गया। इसके अलावा जो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नागालैंड वगैरह का जो एरिया है, असम,
मेघालय, यहाँ पर जो रीजन है ये अरुणाचल प्रदेश वगैरह का, यहाँ पर भी हमें बहुत तरह के अलगाववादी समूह देखने को मिलते हैं। तो वो क्या है, आतंकवाद का ही एक रूप है। तो भारत में अलग अलग आतंकवाद को आपको यहाँ पर बताना था। बट जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें जो भी बातें भारत के कॉन्टेक्स्ट में, लास्ट में मेनली अमेरिका के बाद मैंने फिर भारत को पढ़ाया है आपको। तो भारत के बारे में जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो सारी आपको इसमें लिखनी होंगी, ठीक है, ताकि आप अच्छे से लिख सकें, इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी बातें। इसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप सहमत हैं कि भारत में जातीय सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है? तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे आप पहले डायरेक्ट नहीं लिख दोगे कि हाँ हम सहमत हैं, ऐसे नहीं होता। पहले आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जाति सामाजिक असमानता क्या है, जाति वर्ण ये हैं क्या, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि भारत में अनेक जातियाँ हैं। जो मनु को हमने पढ़ा था ना थोड़ा बहुत, मनुस्मृति वगैरह को, वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, वो भी थोड़ा सा डाल सकते हो कि वर्ण व्यवस्था, भारत में सामाजिक व्यवस्था स्थापित की गई, जिसमें कि मनुस्मृति में जो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ कहे जाते हैं, धर्मसूत्र कहे जाते हैं, उसमें ही कई तरह के भेदभावों को मतलब वैधता दी गई थी। वर्ण व्यवस्था को देवीय बताया गया था कि ब्रह्मदेव के शरीर से सबका जन्म हुआ, शूद्रों का काम ये था। तो थोड़ा बहुत इंडियन पॉलिटिकल थॉट से भी डाल सकते हो, बट फिर भी जाति सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है, इसके बारे में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया है आपको। आप उस चैप्टर में से लीजिए, सारी बातें लीजिए, सारी बातें इसमें आप लिख दीजिए, और लास्ट में आप निष्कर्ष वगैरह में डालकर लिख सकते हो कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर उपरोक्त जो भी जानकारी आपने दी कि किस किस तरह से असमानता बढ़ाई गई थी जाति व्यवस्था के कारण, वर्ण व्यवस्था के कारण। तो इन सभी चीज़ों के कारण हम कह सकते हैं कि भारत में जाति असमानता को बढ़ावा देने में जाति का एक अहम रोल रहा है। बट फिर भी जाति के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं दोस्तों। जाति का एक, जो गांधी जी वगैरह थे वो जाति को बेकार नहीं मानते थे। ऐसा इसलिए कि जाति एक क्या करती है, समाज में एक स्थिरता भी लाती है। जाति जब भेदभाव को बढ़ावा दे तो वो गलत है गांधी जी के अकॉर्डिंग। बट जैसे कि पर्टिकुलर जाति होती है तो वो समाज में स्थिरता लाती है। स्थिरता कैसी, जैसे कि जातिगत जो विवाह वगैरह होते हैं तो उससे क्या होता है, उससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी लड़कियां होती हैं या जो लड़के होते हैं उनका जो परिवार होता है वो एक दूसरे से काफ़ी परिचित होता है जातिगत होने के कारण। जैसे कि अगर अलग अलग जाति होती है तो काफ़ी तकलीफ होती है किसी दूसरी जाति में एडजस्ट करने में, क्योंकि दोनों ही जो ग्रुप होते हैं, दोनों ही जो फैमिलीज़ होती हैं विवाह के समय, वो दोनों ही फैमिलीज़ के अलग अलग नियम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए गांधी जी वगैरह जो थे वो जाति को इतना भी बेकार नहीं मानते थे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पर सहमत नहीं होना है, बट आप सारी भी जो भी चीज़ें हैं आप बता दोगे कि जातिगत भेदभाव किस तरह से भारत में रहा है, आज भी देखा जाता है, ये सारी चीज़ें आप बताओगे, ठीक है। इसके बाद आगे बात करूँ इससे पहले देखो, यहाँ पे अभी हमने 4 क्वेश्चन देखे हैं। 4 क्वेश्चन में एक चीज़ समझ लो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जैसा लग रहा है कि पेपर आ रहे हैं तो काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी ईजी हैं। बट हमेशा इस बात के लिए सतर्क रहना कि जो ड्यू है वो हमेशा थोड़ा बहुत परिवर्तन बदलने की कोशिश करता है, कोई भरोसा नहीं है। और वो परिवर्तन बस इतना होता है क्वेश्चन में कि आपको थोड़ा सा गुमराह किया जाता है, बाकी लिखना वही होता है। जैसे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका का जो चैप्टर है उससे लगभग ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा बनकर। आपने अगर वीडियो देख रखी तो आपको उस वीडियो की ही बात लिखनी है और कुल मिलाकर आप उसका आंसर दे देंगे। तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, थोड़ा बहुत इधर उधर आ जाए, आप समझ लेना उसी समय कि उसमें क्या करना है, ठीक है, घबराना मत। जो ये समझ लेना, बस ये याद रखना कि अगर मानव अधिकार जो चैप्टर 1 है जो मैंने आपको पढ़ाया उससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपने चैप्टर 1 में जितनी भी बातें पढ़ी हैं जो आपको याद हैं, समझ में आई हैं, वो सारे लिख देना। चैप्टर 3 से जो भी बातें आई हैं, क्वेश्चन आया है, तो आपको चैप्टर 3 में जो भी पढ़ा आपने वो लिख देना। यहाँ तक ठीक है, चलो आ गया आपको समझ में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 है जी कि जेंडर से आप क्या समझते हैं, भारत में जेंडर असमानता के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालें। और जो क्वेश्चन 6 है वो है, क्या आप सोचते हैं कि भारत में ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी अपनी भूमि अधिकारों की, देखो दोस्तों ये दोनों ही जो क्वेश्चन है वो आपको समझा सकता हूँ मैं, बट एक्चुअली इन पर मैंने वीडियोस नहीं बनाई है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ रहे होंगे, बट अभी तक मैंने वीडियोस नहीं बनाई है और इजी क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, बट इसका अगर आप आंसर लिखोगे तो थोड़ा सा बहुत टफ है आंसर भी इसका। और जितना आपको टाइम मिला है, जितना आपके पास टाइम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उतने ही जो 6 चैप्टर मैंने अभी आपको कराए हैं आप उन्हीं पर फोकस कीजिए। अभी आप इनको स्किप कर दीजिए। अब जो आपका क्वेश्चन 7 होगा और 8 होगा वो 2 क्वेश्चन और आएंगे आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर जो ये पेपर था ये ओबीई एग्ज़ाम का था, मतलब यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन पेपर दिए गए थे और 6 में से देखो अगर 6 क्वेश्चन आए हैं तब भी 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाए हैं, वीडियोस बनाई हैं, उसी से आए हैं। तो आपको 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं, आप कर देंगे। अगर 8 क्वेश्चन आएगा तो खुद सोचिए, अगर 2 क्वेश्चन और आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको 5 या 6 क्वेश्चन आराम से ऐसे आएँगे जो कि आपने पढ़ रखे होंगे, उसी में से आएँगे और आपको 4 ही करने हैं। तो समझदार बनिए। अभी आपके पास जितनी भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, 6 वीडियोज़ हैं, आप उन्हीं से अभी काम चलाइए। देखिए दोस्तों, 3rd सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनकी भी वीडियोज़ की डिमांड बढ़ रही है। उसके अलावा मेरे पास भी बहुत सारे काम पड़ जाते हैं, जिस कारण से मैं वीडियो अभी नहीं बना पाऊँगा। तो 6 चैप्टर हैं, प्लीज़ इन्हीं से अभी आप काम चलाइए। और खुद जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है ना, वो आप कर लोगे अगर आपने 6 की 6 वीडियोज़ जो मैंने 6 चैप्टर जो भी पढ़ाए हैं मैंने, 1-1 घंटे की बड़ी-बड़ी वीडियोज़ हैं। पहले आप उनको अच्छे से ख़त्म कर लो भाई, जब तक आप उनको ख़त्म करोगे ना, तब तक आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। उस दिन आपका जानते हो बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम में। तो आप उन्हीं पर फ़ोकस करो और एक और बात है कि जो इतनी बड़ी-बड़ी वीडियोज़ हैं, इसमें आपको क्या चाहिए कि आप इसे अच्छे से करो। तो कम करो, अच्छे से करो। और जो 8वाँ क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। 8वाँ क्वेश्चन आप ईज़िली कर लोगे क्योंकि उसमें बस 2 ही ऑप्शन लिखने होते हैं। वैसे तो आप मुझे यकीन है कि आप स्टार्टिंग के 4 या जो भी 4 क्वेश्चन आएँगे बड़े, आप उन्हीं को कर लोगे आसानी से। बस ये जो वीडियोज़ मैंने आपके लिए बनाई हैं, इनको आप अच्छे से समझिए, देखिए और मैं अगली वीडियोज़ मैं मानता हूँ कि कुछ लोग पढ़ने वाले हैं जिन्होंने पहले ही इन सभी वीडियोज़ को देख लिया, उनके लिए ये बेकार खबर है कि मैं नहीं बनाऊँगा अभी और अगले टॉपिक पर वीडियो बट दोस्तों प्लीज़ समझने की कोशिश करो और अभी बस अपना किसी भी तरह एक अच्छा एग्ज़ाम देकर आओ। थैंक यू। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछें उसको। और अगर आपको ये चीज़ें हार्ड लगती हैं, कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, कैसे समझना है, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा ताकि आपके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाए।